माइक फ्लैनेगन की फिल्म ऑक्यूलस का वो बदनाम आईना है जो कि आज तक कई जाने ले चुका है, शायद 40-45 से भी ज्यादा। Is responsible for at least 45 deaths in the 4 centuries of its recorded existence. ये कोई मामूली शीशा नहीं है, ये एक ऐसी बला है जो सदियों से मौत और तबाही का मंजर लिखती आ रही है। फिल्म ऑक्यूलस के अंदर 2 भाई बहन यानी कि केली और टिम इस मिरर को ही अपने फैमिली के बर्बादी का मंजर मानते हैं। इस आईने की दहशत सिर्फ डरावने चेहरों या अचानक होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं है। इसका असली खौफ इंसान के मन और उसकी हकीकत की समझ पर हमला करने में है। लेसर ग्लास इसी डर को अपना ताकत बनाती है और इसीलिए ये इतना गहरा और परेशान करने वाला हॉरर एलिमेंट है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये लेसर ग्लास है क्या चीज। ऑक्यूलस फिल्म के मुताबिक ये एक एंटीक आईना है जिसे रसल परिवार के पिता एलन रसल घर पे लेके आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ एक सुपरनैचुरल चीज लेके आ गए थे। एक ऐसा आईना जिसके अंदर भ्रम पैदा करने की शक्ति है। इस आईने का रसल परिवार पे असर बहुत ही भयानक था और धीरे धीरे गहराता गया। एलन की पत्नी मरी को ऐसा लगने लगा कि वो मोटी हो रही है, उसके पेट पे एक स्कार है और वो अपनी ही परछाई के अंदर अपने शरीर को सड़ता हुआ देख पाती है, जबकि एलन खुद मैरिसोल चैवेज नाम की एक भूतिया औरत के जाल में फंसता जाता है और इस औरत की आंखों की जगह आईने होते हैं। धीरे धीरे दोनों माँ बाप इस पागलपन का शिकार होने लगते हैं। जहाँ एलन अपने ऑफिस में ही बंद हो जाता है, वहीं रहने लगता है और मरी शक्की हो जाती है। उसे एलन पे शक हो रहा था और वो खुद में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। घर के सारे पौधे मर जाते हैं और इनका एक पालतू कुत्ता था मेसन करके, वो भी आईने वाले रूम में कैद होने के बाद गायब हो जाता है। अंततः ये आईना एलन एंड मरी दोनों को निगल लेता है, यानी कि दोनों मर जाते हैं। तो 11 साल बाद जब टिम और केली अपने बचपन के उस घर में लौटते हैं तो केली का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, एंड दैट वाज कि आईने को खत्म करना है। और केली बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, इतनी कि वो आईने की पूरी हिस्ट्री निकाल चुकी थी। तो द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर क्या है इस मिरर की ओरिजिन और आज तक इसने कितने लोगों को निगल लिया है। तो अगर हम लेसर ग्लास के हॉन्टिंग आर्काइव्स में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस ग्लास का खूनी इतिहास बहुत ही पुराना और गहरा है। कहा जाता है कि यह आईना कम से कम 400 साल पुराना है और इसका विशिष्ट डिटेल वाला फ्रेम बवेरियन ब्लैक सेडर नाम की लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराशा गया है। इस आईने का सबसे पहला मालिक था फिलिप लेसर, जिसने 18वीं सदी में लाइस्टर इंग्लैंड में अपनी घर की अंगीठी के ऊपर इस आईने को लगाया था। मतलब वो होता है ना जहाँ आग जलाते हैं, उस जगह पे। फिलिप लेसर लाइस्टर का 17th अर्ल था और कुछ ही समय बाद वो मिरर के सामने जला हुआ पाया गया। ये मिरर फिलिप और उसकी पत्नी की जान ले लिया और कुछ ही समय बाद फिलिप का एक रिलेटिव ऐसा दावा करता है कि उसने मिरर के अंदर फिलिप की परछाई देखी है। अब उन दिनों इस तरह की बात को काफी सीरियसली लिया जाता था। इनफैक्ट मिरर के ऊपर फुल ब्लोन सर्च इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाता। लेकिन इसी समय के बाद मिरर को लेसर ग्लास कहा जाने लगा। देन इस ग्लास को 1758 के दौरान एक पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया गया। वहां से 1 सेंचुरी तक ये ग्लास कहां थी ये किसी को नहीं पता। अब ग्लास का दूसरा ओनर बना एक अमेरिकन रेल रोड टाइकून जिसका नाम था रॉबर्ट क्लैंसी। क्लैंसी एक बहुत ही भारी भरकम और मोटा इंसान था जो कि तकरीबन 140 किलो का था और 1864 के दौरान क्लैंसी इस मिरर को अपने बॉल रूम के अंदर टांग देता है जो कि अटलांटा के अंदर था। अब लेसर ग्लास जैसे ही क्लैंसी की जिंदगी में आता है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर क्लैंसी बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, इतना कि कुछ ही समय में वो अत्यधिक वजन घटाने और ना खाने के कारण खत्म हो जाता है। अब क्लैंसी की मौत मिस्टीरियस मानी जाती है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं ये काम लेसर ग्लास का ही था जिसने क्लैंसी को भड़का के उसको भ्रम में डाल के उससे ऐसा करवाया। इस घटना के बाद ये मिरर फिर 30 से 40 साल के लिए गायब होता है एंड देन ये हाथ लगता है मेरी ओकॉनर के इन 1904। मेरी इसे अपने बाथरूम के अंदर टांग लेती है और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद मेरी अपने बाथरूम के बाथटब में मृत पाई जाती है। अब यहाँ शॉकिंग बात यह है कि मेरी डिहाइड्रेशन से समाप्त हुई थी जबकि उसके बाथटब में पानी लबालब भरा हुआ था। अब अगली विक्टिम थी एलिस कार्डन इन 1943। वो लेसर ग्लास को अपनी नर्सरी में लगाई थी
और कुछ ही दिनों बाद नेबर्स को नर्सरी के अंदर से चिल्लाने की और किसी चीज के ठुकने की आवाज आती है, मानो कोई हथौड़ा मार रहा हो। पुलिस पाते हैं कि सारे बच्चे डूब के समाप्त हो गए थे और एलिस खुद नर्सरी के अंदर थी, जहां उसके राइट हैंड में एक हथौड़ा था और उस हथौड़े से वो अपने दोनों पैर को खत्म कर ली थी, देन अपने लेफ्ट आर्म को 4 जगह से तोड़ ली थी, फिर उसके 6 रिब्स भी टूटे हुए थे एंड शी वाज मूविंग टुवर्ड्स हर स्कल। इतने इंजरीज के कारण एलिस अल्टीमेटली नहीं बच पाए, बट ध्यान दीजिए दोस्तों कि कैसे उसके पूरे शरीर पे चोट थे लेकिन राइट हैंड सही सलामत था, क्योंकि उससे ही तो चोट लगाने थे। मतलब ये ग्लास कितना ज्यादा शातिर है वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद मिरर 1955 में किसी टोबिन नामक बंदे के घर में पाया जाता है। ये मिरर टोबिन को इस तरह से ब्रेन वॉश किया कि टोबिन खाना पीना छोड़ दिया और इससे वो भी समाप्त हुआ। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि टोबिन के खत्म होने से पहले उसके घर के पेट्स मिसिंग हो गए थे और घर के सारे प्लांट्स सूख गए थे। दिस इज अ रिकरिंग थिंग, यानी कि जहां भी ये मिरर जाती है वहां सबसे पहले प्लांट्स सूख जाते हैं, देन अगर कोई पेट है तो वो गायब हो जाता है एंड फाइनली दिस मिरर कम्स फॉर द ह्यूमंस। अगली शिकार बनी एक बैंक टेलर ने मरिया, जो कि मिरर को हिल ट्रस्ट बैंक के लॉबी में लगा दी। कुछ ही समय के बाद मारिया इस मिरर के बहकावे में आने लगी और 1965 के दौरान वो एक लाइव तार को चबा गई, जिससे क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं। अब 1971 में ये मिरर ओलिविया जेफरीज नामक एक टीचर को टारगेट करती है, जो कि न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। नाउ दिस केस इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जेफरीज को आइडिया लग गया था कि इस मिरर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इनफैक्ट वो मिरर को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश किए थे और ऐसे में मिरर वाज डेस्परेट। यहाँ मिरर ने ना सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करा बल्कि वो जेफरीज को ऐसा बहकाया कि वो ट्रैफिक में दौड़ पड़े और अपनी जान गंवा दी। जेफरीज के बाद ये मिरर हाथ लगा था मैरिसोल चैवेज के इन 1975 और वो भी अपने मिसकैरेज के हेमरेज के कारण खत्म हुई थी। अब ये केस आपको नॉर्मल लग सकता है क्योंकि मिसकैरेज हो सकता है, बट देन ये केस भी नॉर्मल नहीं था क्योंकि ये सब मिरर ने करवाया था। मरने से पहले मैरिसोल एकदम पागल हो चुकी थी और वो खुद को चोट पहुंचा रही थी, ऐसे लाइक दांत निकाल लेना एंड ऑल दैट। इस इंसिडेंट के बाद मिरर का 27 साल तक कोई अता पता नहीं था एंड देन ये आया रसल फैमिली के अंदर। यहाँ एलन और मरी के साथ क्या हुआ ये मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है, या फिर आप मेरी ऑक्यूलस फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं जहां मैंने बहुत ही डिटेल में इस पे बात करा है। फाइनली रसल फैमिली की बेटी काइली इस मिरर को ऑक्शन हाउस से एक दिन के लिए लेके आती है ताकि वो इस मिरर को खत्म कर सके। काइली का पूरा सेटअप रेडी था, स्टिल काइली और टिम मिलके इस मिरर को नहीं तोड़ पाते। इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस के दौरान काइली खुद ही खत्म हो जाती है टिम के हाथों। एंड दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि क्या आखिर इस मिरर को खत्म किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब हम आज ही की वीडियो में जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस मिरर की पावर्स क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये जो ग्लास है वो पावर पाने के लिए घर के प्लांट्स के लिविंग पावर को सोख लेती है, देन ये घर के पेट्स को गायब करती है। आई एम अज्यूमिंग कि इससे ग्लास काइंड ऑफ रिचार्ज होती है अपने पावर को लेके, मतलब एनर्जी पे फीड करना। इस क्रोनोलॉजी से हम समझ पाते हैं कि ग्लास पहले वीकर लिविंग थिंग्स को अपना टारगेट बनाती है एंड देन ये स्ट्रॉन्गर वंस पे जाती है, जैसे कि ह्यूमंस में भी अगर आप गौर करें तो कुछ लोगों को खत्म करने में ये ग्लास महीनों लगाती है, वहीं कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर या दिन के अंदर भी खत्म होते हैं इस ग्लास के द्वारा। अब इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह कि ग्लास अपने हिसाब से अपना टाइम लेती है, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करती है, और अगर कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है तो उसे जल्दी निपटाती है। अभी तो टाइमिंग में डिफरेंस भी होता है, लेकिन यहाँ सेकंड एक्सप्लेनेशन भी है जो कि बताती है कि अगर एक इंसान ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली तो उसे खत्म करने में ग्लास को ज्यादा वक्त लगता है। बट अगेन दोनों में से कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रूवन नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं लेसर ग्लास की उन शैतानी ताकतों की जिसकी मदद से ये ग्लास कहर बरसा रहा है। इन शक्तियों को हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं और पहली कैटेगरी होगी इल्यूजन, यानी कि भ्रम। लेसर ग्लास का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम पैदा करना। ये अपने शिकार को वो चीजें दिखाता और सुनाता है जो कि रियलिटी में होती ही नहीं है। मतलब ये ग्लास रियलिटी को बेंड करता है, लोगों को तोड़ मरोड़ के चीजें दिखाता है अपने हिसाब से। काइली को अपने मरे हुए पिता द्वारा हमले का भयानक सपना आता है। एलन रसल अपने खून से सने अंगूठे पर पट्टी बांधता है, लेकिन पट्टी हटाने के बाद भी उसे वो पट्टी दिखती रहती है और ऐसे में वो स्टेपल रिमूवर से अपनी ही उंगली के नाखून उखाड़ लेता है। मरी को आईने में अपना भयानक रूप दिखता है या अपने पेट पे गहरा घाव नजर आता है। सबसे मशहूर उदाहरण है जब केली एक सेब समझकर लाइट बल्ब चबा जाती है और उसे कांच के चुभने का दर्द भी महसूस नहीं होता है जब तक टिम आकर उस भ्रम को तोड़ नहीं देता। अब आईना अपने विक्टिम को यह भी दिखा सकता है कि विक्टिम मिरर को तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब अगर आप वॉल पे मार रहे हो तो आपको लगेगा आप मिरर को मार के तोड़ रहे हो,
लेकिन मिरर उस वॉल पे होगा ही नहीं, कहीं और होगा। इन शॉर्ट ये मिरर अपने विक्टिम को कुछ भी दिखा के मैनिपुलेट कर सकता है, और अगर आप इस मिरर के रेंज में हैं तो आप किसी भी चीज पे यकीन नहीं कर सकते। अब भ्रम पैदा करने के अलावा ओवर द टाइम मिरर लोगों के दिमाग पे कब्जा करके उनसे कुछ भी करवाता है। ये लोगों को पागलपन की हद तक ले जा सकता है, जैसा मरी रसल के साथ हुआ। मतलब मरी अपने ही परिवार पे हमला कर दी थी। एलन रसल भी इस आईने के प्रति इतना जुनूनी हो जाता है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों को भी नजरअंदाज करने लगता है। आईना लोगों को बेहोश या किसी ट्रांस की स्थिति में भी डाल देता है। एक पॉइंट पे इंसान ऐसे मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है कि उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो बस उतना ही मानेगा जितना मिरर उससे मनवाना चाहेगा, और अल्टीमेटली इसी का फायदा उठा के मिरर उस इंसान को खत्म कर देता है। इसके अलावा ये ग्लास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर भी दखल अंदाजी कर सकता है, जैसे टीवी का सिग्नल काट देना, घर की बिजली गुल कर देना। मतलब रियली ऐसा करता है या दिखाता है नहीं कह सकते, बट आई थिंक कर सकता है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है कि ये लेसर ग्लास एक पैरासिटिक एंटिटी है, ऐसी एंटिटी जो अपने माहौल से ऊर्जा को खींचती है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी समय के साथ बढ़ता है, और हम कह सकते हैं कि जितना विक्टिम को कंज्यूम करेगा उतना ये ग्लास स्ट्रॉन्ग होगा। काइली इस पे टेस्ट भी करी थी, जहां पौधों पे इस ग्लास का असर तकरीबन 30 फीट तक हो रहा था, और ये रेंज बढ़ भी सकता है आई गेस। अब लेसर ग्लास की एक खास बात यह है कि ये अपने विक्टिम्स को भूलता नहीं है, रादर ये विक्टिम्स की परछाई को स्टोर करके रखता है लाइक अ मेमोरी, और इन परछाइयों का इस्तेमाल लेसर ग्लास आगे करता है। ये परछाइयां जिनकी आंखों में आईना चमकता है, ये नए शिकारों को डराने और उन्हें मैनिपुलेट करने में आईने की मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिसोल चावेज नाम की जो औरत थी, वो एलन रसल को अपनी जाल में फंसाती है, और हम जानते हैं कि मैरिसोल इससे पहले आईने की विक्टिम थी। देन रसल परिवार के बच्चों को अपने माता पिता, इनफैक्ट अपने डॉग तक की भूत दिखती है। ये परछाइयां असल में कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाती, रादर विक्टिम को मेंटली टॉर्चर करती हैं। सेम अप्लाइज फॉर द ग्लास। ग्लास भी लोगों को शारीरिक कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो लोगों को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि लोग खुद ही अपने साथ गलत करते हैं। ये परछाइयां सिर्फ भूत नहीं, वो आईने की इच्छा का ही विस्तार है, जो ये दर्शाता है कि आईने अपने शिकार को जमा करता है या उन्हें सोख लेता है, उन्हें अपनी कठपुतली बना लेता है। ये मौत से भी बदतर है, क्योंकि मरने के बाद भी लोगों की परछाई आईने की अनंत गुलामी करती है। लेसर ग्लास की असली ताकत डर पैदा करने में नहीं, बल्कि अपने शिकार की मानसिक स्थिति और उनकी हकीकत की समझ को सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट करने में है। ये मिरर इंट्रिकेट प्लान्स बुनता है और उसे फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करता है। फाइनली हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या लेसर ग्लास जैसी इविल एंटिटी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिल्म ऑक्यूलस के अंदर इसकी कोशिशें होती हैं, लेकिन हर बार अंजाम भयानक ही होता है। जब बचपन में काइली और टिम आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं गोल्फ क्लब से, तो आईना इन्हें ऐसा दिखाता है कि हाँ आप आईने पे वॉर कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये लोग खाली दीवार पे हमला कर रहे थे, आईना तो बगल में था। वर्तमान में काइली एक इलैबोरेट किल स्विच, एक बड़ा सा एंकर तैयार करती है, लेकिन आईना इसी प्लान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और टिम अनजाने में अपनी ही बहन को खत्म कर देता है जब वो एंकर छोड़ता है। लेकिन दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था जब इस मिरर को नुकसान पहुंचा था, एक पतला सा क्रैक आया था। ये तब हुआ था जब एलन रसल अपने बेटे टिम को मजबूर करते हैं कि टिम उन पे गोली चलाए। ये गोली एलन के शरीर से होते हुए आईने के कोने में जाके लग जाती है, जिससे आईने में एक क्रैक आता है। अब ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो आईने को जो ये नुकसान पहुंचा है वो इनडायरेक्टली पहुंचा है। आई बिलीव कि आईने का ध्यान उस वक्त ह्यूमन ट्रेजेडी बुनने में होगा कि देखो कैसे मैं एलन को उसके बेटे के हाथ से ही खत्म करवा रहा हूँ, और उसका ध्यान यहाँ गया ही नहीं कि गोली आर पार होके आईने में भी लग सकती है। तो इससे एक संभावना निकलती है कि शायद ये आईना उन हमलों के प्रति कमजोर हो जो कि डायरेक्टली आईने पे नहीं करा जा रहा हो। तो आईने को समझ नहीं आए कि ये हमला उस पे होने वाला है, लेकिन हमला इनडायरेक्टली उस पे ही होगा। देखो लेसर ग्लास बहुत होशियार है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी एंटिटी जो कि आत्मरक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है। जब भी मिरर को ऐसा लगता है कि कोई इसे नष्ट करना चाहता है, तो ये मिरर डेस्परेट होके उस इंसान को बहुत जल्द खत्म करती है। लेकिन अगर मिरर थ्रेटेंड फील ना करे या ये किसी इंसान को क्रिएटिव वे में खत्म करने में लगा हो, तब शायद इसे नष्ट किया जा सकता है। बट द आयरनी हियर इज कि जब तक आप मिरर के प्रभाव में हैं, तब तक आईने को नष्ट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। शुरुआत में जब टिम स्टूल से आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, सोचता है डायरेक्टली सामने आईना स्टूल मार के तोड़ दूंगा, तो वो एकदम से इस थॉट को ही भूल जाता है और उसका दिमाग कहीं और चला जाता है। अब कुछ थ्योरीज ये कहती है कि आईने की शक्ति तब काम करती है जब आईना खुला हो, मतलब अगर हम उसे ढक दें देन उस पे वार करें तो आईना नष्ट किया जा सकता है। बट मैं इस थ्योरी में नहीं मानता। क्यों?
क्योंकि इस आईने का दायरा है, खुला होने से मतलब नहीं होता, क्योंकि अपने दायरे के अंदर इवन इफ आईना आपको नहीं देख पा रहा है, इसके बीच दीवार है, बट स्टिल वो आप पे प्रभाव डाल सकता है। So I personally believe कि आईने के ढके होने से कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर आप उसके रेंज में हो तो आप पे इफेक्ट होगा। अब इसी रेंज वाली बात से हम एक पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। मतलब सोचो, अगर कोई आदमी बिना मिरर को मारने का सोच के उसे एक जगह रखे, ऐसा कैसे होगा? वेल, वर्कर्स से उठवा के आईने को एक पॉसिबल जगह पे रखा जा सकता है, क्योंकि फिल्म के अंदर भी वर्कर्स कई बार आईने को इधर उधर मूव करते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। So yes, आईना अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, देन मैं आईने के रेंज से बहुत बाहर चला जाऊंगा, लाइक 500 मीटर, और वहां से स्नाइपर या उस तरह का कोई हथियार यूज करके आईने पे निशाना बनाऊंगा, जिससे आईना समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एक तरीका है, बट द ट्रेजेडी हियर इज कि जब तक आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, ये आईना खतरनाक है और इसे मुझे नष्ट करना होगा इस तरह का उपाय बना के, तब तक ये आईना आपको ही खत्म कर चुका होगा। तो यस, लेजर ग्लास को खत्म कर पाना नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि उस पे एक क्रैक आया है तो पूरा आईना भी टूट सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये है कि माइक फ्लैनेगन ने अपने ढेर सारे हॉरर प्रोजेक्ट्स के अंदर लेजर ग्लास को कहीं कहीं दिखाया है। आई थिंक 8 से 10 मूवीज के अंदर। मुझे पर्सनली कुछ ऐसे हॉरर सीरीज और मूवीज का नाम पता है जहां मैंने लेजर ग्लास को स्पॉट किया है। इनफैक्ट अपनी एक्सप्लेनेशन में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया है कई बार इन द मूवीज एंड सीरीज। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज मैं आप पे छोड़ता हूं। आप रिसर्च करके कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि ऐसी कौन सी मूवीज हैं अपार्ट फ्रॉम ऑक्यूलस जिसके अंदर लेजर ग्लास की झलकियां देखने को हमें मिली हैं। तो दोस्तों, ये थी लेजर ग्लास की पूरी कहानी, द हॉन्टिंग आर्काइव्स, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हॉन्टिंग आर्काइव्स को एक वीकली सीरीज बनाना चाहता हूं, जहां संडे को इसकी एक वीडियो आएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, 10,000 से ऊपर लाइक्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाता चलूंगा, जिस तरह से मैंने नोवेल कास्ट को भी बढ़ाया है। हाँ, अगर आपको हॉन्टिंग आर्काइव्स का पहला एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस और नोवेल कास्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस। तो दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग सीन ही बहुत अनसेटलिंग थी, क्योंकि हमें एक तन्हा लड़की देखने को मिलती है जो कि जंगल में अकेले घूम रही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी अचानक से उस लड़की के हेड को एक क्लॉथ बैग से कवर कर देता है और एक दूसरा इंसान उस लड़की के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सेम लड़की को किसी अंडरग्राउंड जगह पे बंधा देखते हैं और वहाँ थोड़े अजीब तरह के लोग थे जो कि किसी तरह की विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक कर रहे थे। जब इस लड़की के सर से वो क्लॉथ बैग हटाया जाता है तो वो देखती है कि उस अजीब से जगह पे उसके पिता खड़े थे और उन्होंने ही अपनी बेटी को इन अजीब लोगों की मदद से पकड़वा के बंधवाया था। ये लड़की अपने पिता को बार बार बोलती है कि उसे घर जाकर अपनी माँ से मिलना है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि इस लड़की ने ही अपनी माँ को मार डाला है और ये बात वो खुद भी जानती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो इस पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही थी और वो इस लड़की के पिता को आदेश देती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर जान से मार दे। ये बूढ़ी औरत किसी तरह के शैतानी किताब को देखकर उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और फिर हम देखते हैं कि वो बाप अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो लड़की बार बार अपने पिता को ऐसा नहीं करने को बोलती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता लाइटर जलाते हैं हमें इस लड़की का असली रूप दिखता है, जहाँ वो एक शैतानी आवाज़ में हंसते हुए बोलती है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है और वो अपने पिता को भी मारेगी। उसके पिता उस लड़की के शरीर में आग लगा देते हैं और एक शॉटगन की मदद से उसका सर उड़ा देते हैं। तो इसके बाद आती है मूवी की नेक्स्ट सीन, जहां हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी जंगल के बीच इकट्ठा होते देखते हैं। यहाँ हमें डेविड नाम का एक बंदा दिखता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड नैटली के साथ होता है। इनके अलावा डेविड के फ्रेंड एरिक और ओलिविया भी वहाँ थे, जिनसे डेविड कई सालों बाद मिल रहा था। इन सब के अलावा वहाँ डेविड की बहन मिया भी थी और शायद डेविड उससे भी कई सालों बाद मिल रहा था। ये सभी लोग इस घने जंगल के बीच में बसे डेविड के पुराने घर में इसीलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि मिया को ड्रग्स की लत लग गई थी और हाल में ही मिया को ड्रग ओवरडोज भी हुआ था। उसे इमरजेंसी शॉक देकर बचाया गया था और इसीलिए ये सभी लोग मिया को कुछ दिनों के लिए इस पुराने घर में रखने लाए थे ताकि उसकी ड्रग्स की लत छूट जाए। बातों बातों में हमें पता चलता है कि मिया और डेविड की माँ अपनी आखिरी दिनों में पागल सी हो गई थी और उनका ख्याल रखने के लिए डेविड वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि वो अपने नए जॉब में बिजी था। मिया ने ही अपनी माँ का ख्याल रखा था और अकेलेपन में ही उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था।
मिया अपने भाई डेविड से बहुत ही ज़्यादा खफा थी क्योंकि डेविड पूरे परिवार को छोड़कर बस अपने जॉब के पीछे लगा पड़ा था। तो इसके बाद हम इन पांचों को डेविड के पुराने घर के अंदर जाते देखते हैं और मिया को वहाँ पैनिक अटैक्स आते हैं क्योंकि उसके शरीर को ड्रग्स की लत लग गई थी। इन अटैक्स के दौरान मिया बोलती है कि उसे किसी चीज़ की गंदी बदबू आ रही है। पहले तो लोग समझते हैं कि मिया यहाँ से भागने के लिए बहाने बना रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद डेविड का कुत्ता ग्रैंपा को उस घर के अंदर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट थी जहाँ मूवी की शुरुआत में हमने कुछ रिचुअल्स होते हुए देखे थे। सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं और नीचे उन्हें कई मरी हुई बिल्ली दिखती है जो कि हवा में बारबेक्यू की तरह टंगी हुई थी। एरिक को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे वायर से बांधकर लॉक किया गया था और ये वही किताब थी जिसकी मदद से मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत विचक्राफ्ट कर रही थी। तो डेविड उन मरी हुई बिल्लियों को दफनाकर बेसमेंट क्लीन करने में लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक उस बुक के लॉक्स को तोड़कर उसमें लिखी चीज़ों को पढ़ने लगता है। किताब में साफ लिखा था कि अगर वहाँ लिखी वर्ड्स को लिखा या पढ़ा गया तो नरक का दरवाज़ा खुल जाएगा और शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एरिक वहाँ डिसाइफर किए हुए शब्दों को दोहराता है। वो शब्द कुछ इस प्रकार थे: कुंडा, एस्ट्राटा, मॉन्टोसे, कांडा। जैसे जैसे एरिक एक एक शब्द बोल रहा था, हम कैमरे की नज़र से देखते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति मिया के करीब आ रही थी और एरिक के आखिरी शब्द बोलते ही वो शैतानी शक्ति मिया के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार मिया को उल्टी होती है। उसी वक्त मिया को जंगल में एक अजीब आकृति भी दिखती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। मिया को बहुत ही अजीब फील होता है और वो घर के अंदर जाकर कार की चाबी निकालती है और वहाँ से भागने लगती है। बाकी लोग मिया का पीछा करते हैं, लेकिन मिया कार को काफ़ी तेज़ चला रही थी और अचानक उसे वही आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखती है, जिससे मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से मिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है। उसके कार से निकलते ही वहाँ कुछ असाधारण घटना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई मिया का पीछा कर रहा हो। मिया वहाँ से भागती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये अनजान शैतानी शक्ति पेड़ों और उसके शाखाओं को कंट्रोल कर पा रही थी और इसकी मदद से वो मिया को जकड़ लेती है। इसके बाद हमें इस शैतान का असली रूप दिखता है, जहाँ वो कुछ इस तरह की दिख रही थी और उसके मुंह के अंदर से एक काला द्रव्य निकलता है जो कि मिया के शरीर के अंदर घुस जाता है। मिया अब इस शैतानी शक्ति के कब्जे में थी। तो इसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं जो मिया को खोजते खोजते इसी जगह पे पहुंचते हैं और यहाँ मिया एकदम शांत बैठी थी। सभी लोग वापस उसे जंगल वाले घर में लाते हैं, जहाँ मिया बार बार बोल रही थी कि उसे जंगल में कोई अनजान औरत दिखी थी और वो अब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सभी लोग सोचते हैं कि मिया को ड्रग्स न मिलने के कारण उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो शैतानी शक्ति सच में मिया के साथ वहीं पे थी। तो नेक्स्ट सीन में हम डेविड को उस घर का कचरा क्लीन करते हुए देखते हैं और तभी उसे बाहर अपना कुत्ता ग्रैंपा मृत अवस्था में दिखता है। इस बात से डेविड बहुत उदास होता है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि मिया ने उस कुत्ते पे हमला करके उसे जान से मार डाला था। डेविड को भी इस बात का एहसास होता है कि शायद मिया ने ही ग्रैंपा को मारा है और वो मिया पे अपना गुस्सा निकालने घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया शावर के अंदर थी और उसने शावर के पानी को एकदम बॉयल कर लिया था एंड वो उस उबलते पानी के नीचे खड़ी थी। उसकी स्किन जलने लगी थी और डेविड वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर मिया को बचाता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश की वजह से एकमात्र ब्रिज डूब चुकी थी। उस सीन में हम मिया को एक ईविल स्माइल देते हुए देखते हैं, जिससे यह साफ प्रूव होता है कि मिया अब उस शैतानी शक्ति के शिकंजे में थी। तो बहरहाल डेविड मिया को लेकर वापस जंगल वाले घर में आता है, जहाँ ओलिविया उसे सेडेटिव देकर सुला देती है। दूसरी तरफ हम एरिक को वो किताब वापस पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ साफ साफ लिखा था कि पजेस्ड इंसान पहले जंगलों में फंसेगा, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा और मिया वही सेम चीज़ें कर रही थी। वो बाकी लोग को बताता है कि शायद दे आर डीलिंग विद समथिंग सुपरनैचुरल, लेकिन डेविड उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों की आपस में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन तभी हम मिया को उस कमरे में आते देखते हैं और उसके हाथों में शॉटगन था। वो शॉटगन से डेविड पे गोली चलाती है, जो कि डेविड के हाथ को छूते हुए निकलती है। इसके बाद वो शैतानी आवाज़ में बोलती है कि तुम सब आज रात ही मरोगे। इसके बाद मिया एकदम से बेहोश हो जाती है। ओलिविया जल्दी से शॉटगन लेने जाती है, लेकिन तभी मिया वापस होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ती है और फिर वो ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी करती है। ओलिविया किसी तरह मिया को अपने ऊपर से हटाकर उस बेसमेंट के अंदर गिरा देती है और एरिक उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। ओलिविया बोलती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसने मिया को इतना ज़्यादा सेडेटिव दे रखा था जिससे एक घोड़ा भी एक दिन तक न उठ पाए।
डेविड ओलिविया को सेडेटिव का एक और डोज तैयार करने को बोलता है। तो जब ओलिविया वॉशरूम में सेडेटिव का डोज तैयार कर रही थी तो उसे वॉशरूम के आईने में वही शैतान दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया भी उस शैतान के कब्जे में आ जाती है और वो रेजर से खुद की ही शक्ल को काटने लगती है। दूसरी तरफ एरिक ओलिविया को खोजते हुए आता है और वो देखता है कि ओलिविया ने अपने शक्ल को आधा काट रखा है। ओलिविया एरिक की तरफ घूमती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को एरिक के सीने के अंदर घुसा देती है और फिर वो निडल से एरिक का आंख फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक अपने बचाव में ओलिविया के सर पे हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके तुरंत बाद डेविड वहां पहुंचता है और वो एरिक के सीने से चाकू निकालता है। वो उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था जिससे वो स्टेबल नहीं दिख रहा था। इसलिए डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नैटली को घर से शुगर और वाटर लाने बोलता है। तो जब नैटली घर के अंदर जाती है तो वहाँ बेसमेंट से मिया उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाती है। नैटली के अंदर जाते ही मिया उस पर हमला कर देती है और इस हमले के दौरान मिया नैटली के हाथ में अपने दांत से काट लेती है। एन वक्त पे डेविड आकर नैटली को बचाता है और वो उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो कि उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब के मुताबिक ये शैतान जब 5 आत्माओं पे कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से एबॉमिनेशन हमारी दुनिया में आएगा। अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला कि पजेस्ड इंसान को जिंदा जलाना होगा, जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। दूसरा तरीका है पजेस्ड इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ देना और तीसरा तरीका है उस इंसान के शरीर को टुकड़ों में काट देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैटली का हाथ अपने आप ही सड़ने लगता है और वो पजेस्ड होने लगती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये शैतान सिर्फ उसे ही पजेस्ट कर सकता है जिसके शरीर के अंदर उसका कोई अंश या फिर कह सकते हैं उसका विष हो। जैसे ओलिविया के ऊपर मिया ने खून की उल्टी करी थी जिससे वो पजेस हुई, नैटली को उसने दांत काटा था जिससे वो नैटली को पजेस कर पाने में कामयाब हो रही थी। ये बात शायद नैटली भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने एक सॉ से अपना वो हाथ ही काट डाला जिसमें उस शैतान का विष था। हम देखते हैं कि जब नैटली अपना हाथ काट रही थी तो वो शैतान बेसमेंट से झांक कर उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, विच मीन्स इट प्रूव्स दिस थ्योरी। एनीवेज, उसी वक्त डेविड और एरिक वहाँ पहुँचते हैं और वो नैटली का कटा हुआ हाथ देखते हैं। डेविड अगेन मरहम पट्टी करने में लग जाता है एज यूजुअल और वो एरिक के साथ डिस्कस करता है कि आखिर इस शैतान को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी वहाँ नैटली वापस आती है जो कि एकदम से शैतान के कब्जे में थी, क्योंकि शायद उस शैतान का अंश अब भी उसके शरीर में था और वो डेविड और एरिक पे हमला कर देती है। वो एरिक को तकरीबन मारने ही वाली होती है कि डेविड पीछे से नैटली को शॉटगन से मार देता है। इसके बाद डेविड एरिक को कार में बिठाता है और वो पूरे घर को आग लगाने की सोचता है जिससे वो शैतान यहीं जलकर मर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस घर में आग लगा पाता, मिया एक सॉन्ग गाती है जिसे बचपन में डेविड और मिया की माँ गाया करती थी। इस सॉन्ग को सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। बाहर बिजली कड़कती है जिससे एक पेड़ में आग लग जाती है और इससे डेविड को आइडिया आता है कि वो अपनी बहन को ज़मीन में जिंदा दफना देगा जिससे ये शैतान उसका शरीर छोड़ देगा। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर शायद मिया की हार्ट बीट्स वापस ला पाए जिससे मिया जिंदा बच जाए। वो तुरंत ही इक्विपमेंट्स तैयार करता है और बाहर ज़मीन में गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो मिया को पकड़ने बेसमेंट में जाता है जहाँ मिया उस पर जोरदार हमला करती है। मिया डेविड को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है कि वहाँ एरिक आता है और वो मिया पे हमला करके डेविड को बचाता है। एरिक की वहाँ पे मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था और इसके बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है। मिया डेविड को बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन डेविड कुछ नहीं सुनता और फाइनली वो मिया को पूरी तरह से दफना देता है। इसके बाद वो वापस मिया के शरीर को बाहर निकाल कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसकी हार्ट बीट वापस चल उठे। शुरू में तो ऐसा लगता है कि शायद मिया नहीं बच पाई, लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि मिया बच जाती है और वो डेविड का शुक्रिया अदा करती है। इस सीन को देखकर मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि मानो मूवी खत्म हो गई, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एरिक पहुंचता है जो कि अब उस शैतान के वश में था। एरिक डेविड के गले में एक कील घुसा देता है जिससे डेविड की बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होती है। डेविड अब समझ गया था कि ये शैतान उसे मार देगा, इसलिए वो घर को बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सुरक्षित रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर मारे जाते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये शैतान अब खत्म हो गया है, लेकिन डेविड के मरते ही इस शैतान ने 5 आत्माओं पे कब्जा कर लिया था जिससे आसमान में खून की बारिश होती है और फिर निकलता है ज़मीन के अंदर से एबॉमिनेशन जो कि सीधा नरक से हमारी दुनिया में आ चुका था। वो मिया पे हमला करता है और मिया के ऊपर एक जीप गिरा देता है जिसके कारण मिया की बाईं हाथ कट जाती है, लेकिन ऐन वक्त पे मिया एक सॉ से एबॉमिनेशन को आधे आधे टुकड़े में काट देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एबॉमिनेशन का शरीर धीरे धीरे गलते हुए ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर होती है सनशाइन और मिया को हम सूरज की रोशनी की तरफ जाते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।